तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। और ये सब्जेक्ट जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे आज हम एक्सरसाइज 1 से लेकर के एक्सरसाइज 4 तक, ठीक है, ये सारे एक्सरसाइज का हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में ये ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और हम ये एक एक फार्मूले को आपको समझाएंगे भी और हम बताएंगे ये आपको किस प्रकार से एग्जाम में इसको अप्लाई करनी है, ठीक है। एकदम बिल्कुल ही ट्रिक के साथ बताएंगे आपको, सारे फार्मूले अभी के अभी यहीं पे याद भी हो जाएगा, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज चैप्टर 4 तक हम लोग चलेंगे, उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग जो है अगले वीडियो में चैप्टर 4 से फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि ये फार्मूले को किस प्रकार से हमें अप्लाई करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम यहाँ पे चैप्टर 1 की बात करें, जिस चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या इस चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में हमको मुख्य रूप से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को पढ़ना पड़ता है, ठीक है, जो कि हमारा होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल देन आर ग्रेटर देन बी। इस फॉर्मूले का प्रयोग एक्चुअली में कहां करना है, जब आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ निकाले, ठीक है। जब ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछेगा तो जब आप एचसीएफ निकालना शुरू करेंगे तो पहले आपको ये फॉर्मूले को लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जब एक ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा कि जब किसी संख्या में आर का मान जब 0 होता है तो उसका एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ हमेशा याद रखिएगा बी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? बी होता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा जो इसमें फॉर्मूला जो आपका आता है वो आता है ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम आता है, ठीक है। यहाँ पे ए और बी क्या है, तो प्यारे बच्चों ये है पहली संख्या और ये है दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के एग्जाम में पूछता है, जैसे कि एग्जाम में ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में बोलेगा कि 2 संख्या का गुणनफल, ध्यान से समझिए, 2 संख्या का गुणनफल हमको दिया रहेगा, ठीक है। 2 संख्या का गुणनफल बोलेगा कि 108 है, क्या है, 108 है। और फिर इसमें बोलेगा कि यदि एचसीएफ जो है वो 54 है, एचसीएफ क्या है, 54 है, तो एलसीएम क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ जो हम a गुना b लिखे हुए हैं मतलब यही है हमारा 2 संख्या का गुणनफल, मतलब ये 2 संख्या का गुणनफल 108 है, मतलब यहाँ पे हम डायरेक्ट 108 लिख सकते हैं और यहाँ बराबर लगा देंगे। एलसीएम निकालने बोला है और एचसीएफ हमको दिया हुआ है 54। अब हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट कटा देंगे 2 बार में, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 निकल के आएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में देगा आपको, और अगर इस प्रकार से देता है तो आप इस फॉर्मूले को प्रयोग करके बना सकते हैं। या तो आपको इस प्रकार से एक क्वेश्चन और दे देगा, क्या दे देगा, तो देखिए क्वेश्चन में क्या देगा कि बोलेगा कि पहली संख्या मान लीजिए कि 27 है, दूसरी संख्या 54 है, एचसीएफ 5 है या कुछ भी है, तो एलसीएम ज्ञात करिए। तो भी आपको इसी फॉर्मूले का प्रयोग करना है, मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये प्यारे बच्चों आपका चैप्टर 1 में बस इतना सा ही फॉर्मूला है, और उसके बाद इसके अलावा और भी कोई फॉर्मूला का इसमें प्रयोग नहीं होता है। चलते हैं प्यारे बच्चों हम चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में देखिए द्विघात बहुपद का ये होता है हमारा व्यापक रूप। क्या होता है ये? व्यापक रूप इसको कहते हैं, जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम अगर समझाएं तो 3x² प्लस 2x प्लस 5 यदि है तो ये क्वेश्चन में हमारा a का मान जो है ये 3 है, ठीक है, और ये हमारा b का मान जो है वो 2 है, और c का मान जो है हमारा वो क्या है, 5 है, ठीक है ना। ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद में 2 शून्यक निकलते हैं, एक होता है हमारा अल्फा और एक होता है बीटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा मतलब शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -b/a और शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है हमारा c/a, ठीक है। ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए ये फार्मूला है α² प्लस β² बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। उसके बाद एक होता है फॉर्मूला, क्या बताओ, तो यहाँ पे अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा बराबर होता है यहाँ पे अल्फा बीटा का, जैसे कि देखिए ये दैट का फॉर्मूला होता है, लेकिन आप इसको जो है चाहें तो आप इसे सॉल्व भी करके निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को। कैसे? तो यहाँ देखिए इसका एलसीएम होगा अल्फा बीटा, तो यहाँ पे हमारा बीटा बीटा मिल गया, तो हमारा बचता है अल्फा, अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे α² हो जाएगा। यहाँ पे हमारा अल्फा अल्फा मिल गया, बच गया बीटा, बीटा को बीटा से गुना करेंगे तो β² बन गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से ये आपका बन जाएगा। उसी प्रकार से ये एक ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों कन्फर्म रूप से देता है 100%। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव देगा, क्वेश्चन में क्या कहेगा
कि इस प्रकार से कोई एक द्विघात बहुपद दिया रहेगा, ठीक है ना। इसमें कहेगा कि यदि, ध्यान से समझिएगा, यदि यहाँ पे क्या कहेगा, यदि इसके शून्यंकों का, शून्यक जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम है, शून्यक एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है, तो क्या इसका जो है आपका शून्यंकों का योगफल मतलब 1/α + 1/β बराबर क्या होगा, तो 1/α प्लस 1/β बराबर फॉर्मूला होता है -b/c। डायरेक्ट आप अगर एक नंबर वाला अगर ये क्वेश्चन देगा तो आपको क्या करना है कि इसका डायरेक्ट आपको शून्यक निकालना है। नहीं, अगर शून्यक नहीं निकालना चाहते, अगर आपको बोल दिया कि 1/α + 1/β का फॉर्मूला बराबर क्या निकलेगा इसका मान, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट -b का वैल्यू हो जाएगा 2 और c का वैल्यू हो जाएगा 5। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे -2/5 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्यारे बच्चों आपका दूसरा चैप्टर का फॉर्मूला। ये बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यदि आपको कोई फॉर्मूला में दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको कमेंट में दूसरे वीडियो में प्यारे बच्चों हम इस फॉर्मूले को अलग से एग्जाम्पल के साथ भी समझा देंगे। अब अगला चैप्टर में चलते हैं प्यारे बच्चों, द्विघात, यानी कि अच्छा अभी उसी में अभी हम लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है कि तीसरा जो चैप्टर है हमारा, यानी दूसरा चैप्टर जो है, इसमें हमारा नेक्स्ट क्या है, x² माइनस, यानी कि ये होता है द्विघात का, अगर हमको बोलेगा शून्यक दिया हुआ है, हाँ बहुपद अगर दिया हुआ है, द्विघात बहुपद, ठीक है। अगर हमको बोलेगा कि उसमें शून्यंकों का योगफल गुणनफल दिया है तो हमको द्विघात बहुपद याद करना है, तो हम लोग प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, x² माइनस α + β x + α × β, ठीक है। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम कोई भी द्विघात बहुपद को निकाल सकते हैं। अगर उसमें शून्यंकों का योगफल दिया है तो हम डायरेक्ट मान रख देंगे योगफल गुणनफल का, और अगर हमको शून्यक दिया है तो शून्यंकों का योग निकाल करके फिर शून्यंकों का गुणनफल निकाल करके फिर इसमें रख देंगे मान, और हमारा द्विघात जो है बहुपद निकल आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे त्रिघात बहुपद का ये जो होता है व्यापक रूप होता है, क्या क्या होता है, तो ax³ + bx² + cx + d होता है, ये हमारा होता है व्यापक रूप, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद में जो होता है ये 3 शून्यक निकलता है, अल्फा बीटा गामा। अगर तीनों शून्यकों का योगफल का बात करें तो होता है -b/a, फिर अल्फा बीटा + बीटा गामा + अल्फा गामा का फॉर्मूला का बात करें तो होता है c/a, अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला का अगर बात करें तो होता है -d/a। अगर हमको त्रिघात बहुपद ही निकालने बोल देगा तो प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले को याद रखिएगा आप, शुरू में सिर्फ माइनस होगा, ठीक है, बाकी सब में प्लस होता है, एक लास्ट में माइनस होता है, यहाँ ध्यान से समझिए। x³ माइनस α + बीटा + गामा x² + अल्फा बीटा + बीटा गामा + अल्फा गामा × x माइनस अल्फा × बीटा × गामा होता है। ये होता है हमारा त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले के द्वारा आप जो है त्रिघात बहुपद को निकाल सकते हैं। आगे अगर हम बढ़े प्यारे बच्चों, यहाँ चैप्टर 3 में आते हैं हम लोग। चैप्टर 3 का नाम है हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अब यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म भी रहता है, ध्यान में रखिए, युग्म मतलब होता है जोड़ा, पेयर होता है, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में चलते हैं हमारा, देखिए इसमें तो कन्फर्म रूप से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसमें क्या होता है तो ध्यान से समझिए। हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको समझा देते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल को लेकर के, ताकि आपको समझने में कहीं भी कोई दिक्कत ही ना हो, ठीक है। हम इसी जगह समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हमारा हमको जो है कोई इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y बराबर दिया है 5, ठीक है। फिर दिया है 4x + 6y बराबर दिया है हमको 3। तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये जो इक्वेशन है प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है हमारा, ठीक है। अब इस इक्वेशन में ये हमारा a1, ये हमारा b1, ये हमारा c1, ये हमारा a2, ये हमारा b2, ये हमारा c2 कहलाता है कि नहीं कहलाता है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो इसमें a1/a2 मतलब हो जाएगा हमारा 2/4, क्या हो जाएगा 2/4। उसी प्रकार से b1/b2 तो हो जाएगा 3/6, उसी प्रकार से c1/c2 तो हो जाएगा 5/3। यहाँ पे अगर हम इसको कटाने का ट्राई करते हैं तो ये हमारा कट के होता है 1/2, ये भी हमारा कट के होता है 1/2, ये हमारा कटेगा नहीं तो हो जाएगा 5/3। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा पहला दोनों बराबर है लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है। तो जब हमारा पहला दोनों बराबर हुआ, लास्ट वाला बराबर नहीं हुआ, तो इसका क्या होगा, तो ये असंगत होगा। क्या होगा, असंगत। इसका हल अगर पूछ देगा तो प्यारे बच्चों कोई हल नहीं होगा। अगर इसका पूछ देगा क्या, तो अगर ग्राफ पूछ देगा तो ग्राफ क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, समांतर हो जाता है। क्या हो जाता है, समांतर, ठीक है। मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 होगा, लेकिन अगर उसके बराबर में c1/c2 नहीं होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसका हल असंगत भी होता है और साथ में इसका ग्राफ जो होता है वो समांतर होता है, ठीक है। अगर हमारा मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया है 5 और यहाँ पे दे दिया है मान लीजिए 10। अब हमारा ये तो कटेगा प्यारे बच्चों, और जब ये हमारा कटेगा तो हमारा हो जाएगा ये भी 1/2। क्या हो जाएगा,
1/2। अब की बात आप प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या हो गया, तीनों बराबर हो गया। जब तीनों बराबर होता है तो इसका होता है संगत हल, ठीक है, और इसका होता है अनेक हल, और इसका होता है रेखा क्या होता है, समपाती होता है। क्या होता है, समपाती, ठीक है, समपाती होता है इसका रेखा। और अगर हमारा कोई इसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि यही हमारा बराबर नहीं हुआ, मतलब अगर हमारा पहला वाला ही बराबर नहीं हुआ है, तो हमारा इसका क्या होगा, सॉल्व। तो इसका जो ग्राफ वगैरह बनेगा, तो ग्राफ बनेगा बच्चों प्रतिच्छेद करेगी, ग्राफ क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, और साथ में ग्राफ प्रतिच्छेद और इसका हल जो होगा, एक हल होगा, वो भी संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। तो इसी चीज़ों को हम यहाँ पे लिखे हैं कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब अगर ये तीनों हमारा बराबर हो जाता है तो उसको कहते हैं संगत होगा, अनेक हल होगा और संपाती होगा। ठीक है, जब हमारा दोनों बराबर होगा शुरू का, लेकिन लास्ट में अगर बराबर नहीं होगा तो ये असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा, रेखा समांतर चला जाएगा। अगर हमारा शुरू का ही दोनों बराबर नहीं हुआ तो ये संगत होगा, एक हल होगा और रेखा क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो है इसी चैप्टर में वज्र गुणन विधि आता है। ठीक है, हालांकि ये एग्जाम में पूछता नहीं है, बहुत रेयर केस होता है, पूछ भी देता है, कभी कभी हो सकता है पूछे, लेकिन 90% चांस है कि ये पूछता नहीं है एग्जाम में। बट हम आपको यहाँ पे फिर भी इसका ट्रिक बता देते हैं। देखिए, जैसा कि अभी हम आपको बताया कि ये हमारा A1, ये हमारा B1, ये हमारा C1, ये हमारा A2, ये हमारा B2, ये हमारा C2 है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान में ये रखिएगा, पहली बात कि इसका फार्मूला याद रखने का ट्रिक क्या होता है। फार्मूला याद रखने का ट्रिक होता है, पहले लगा दीजिएगा आप x, फिर y, फिर 1। ठीक है, मैं यहाँ बीच वाला में माइनस लगता है, यहाँ पे BC BC, AC AC, AB AB लगा देना है। उसके बाद सब पे 12 21 12 21 12 21 आपको लिख देना है। तो अगर आप चाहें तो इस प्रकार से फार्मूले को तो लिख देंगे। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए ध्यान से, पहले B1 को B2 से गुना करते हैं। अब यहाँ पे अब आपको ये चीज़ का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये अगर हम ये फार्मूले को बता दिए आपको, पहले BC CA AB, ये चीज़ को याद रखना है। BC CA AB 12 21 12 21 12 21 12 21, यही हो जाएगा हमारा। और बाद बाकी सभी के मान को आपको बैठा करके मल्टीप्लाई कर देना है। आपका वज्र गुणन विधि इसी नियम से सटीक तरीके से बन जाएगा, आपको कहीं कोई झोल झाल करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया बच्चों। अब अगले बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 4 की ओर। चैप्टर नंबर 4 में क्या करना है, चैप्टर नंबर 4 का नाम है हमारा द्विघात समीकरण। क्या नाम है, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में हमारा क्या होगा, तो द्विघात समीकरण में क्या होता है, तो इसका व्यापक रूप होता है जस्ट द्विघात बहुपद की तरह होता है। ठीक है, बट यहाँ पे बराबर 0 होता है, उसमें बराबर 0 हमारा नहीं होता है, यही होता है अंतर हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण, अब ये हमारा क्या हो गया, व्यापक रूप हो गया। अब ये क्या होगा, अब ये व्यापक रूप जब हुआ तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यदि a का मान हमारा 0 होगा तो ये हमारा द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण नहीं बनने वाला है। ठीक है, अब देखो अब कैसे नहीं बनेगा, जैसे मान लो यहाँ पे हम लिख दिए 2x² + 3x + 4। अगर ये हम इक्वेशन को लिखे हैं तो ये हमारा a का मान है, ये b का, ये c का। अगर हम a का मान अगर हम 0 रख देंगे तो 0 को इससे गुना करने पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा हमारा क्या, तो 3x + 4 बचेगा। तो क्या ये हमारा द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा। ये हमारा द्विघात समीकरण कब कहलाएगा, जब इस पे पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। इस वजह से हमारा a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। b और c का मान 0 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो होगा भी नहीं भी होगा, लेकिन a का मान किसी भी कीमत पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये तो गया व्यापक रूप की बात। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है विवेचक, कंफर्म रूप से एक ऑब्जेक्टिव यहां से आएगा। ठीक है, विवेचक निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। क्या होता है, b² - 4ac। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, अब पूछेगा कि एक इक्वेशन देगा, जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन क्या देगा, 3x² + 4x + 5। अगर ये हमको इक्वेशन दिया हुआ है द्विघात समीकरण का, तो इसमें बोलेगा कि इसका मूलों का प्रतीक बताइए। क्या बताइए, मूलों का प्रतीक बताइए। तो अगर मूल का प्रतीक पूछ दिया तो आपको वहां विवेचक निकाल देना है। क्या निकाल देना है, विवेचक। और विवेचक निकालना है, जैसे कि हम यहाँ पे अगर इसका विवेचक निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है हमारा क्या, b² - 4ac होता है। तो b का मान हमारा क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर लगाएंगे, -4 × a का मान 3 है, c का मान 5 है। 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 5 के 20 दिया 60 हो गया। इसको घटा देंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारा, 10 में 6 गया 4, यहाँ बच गया 5, 5 में गया 4, -44 हो जाता है। अब -44 जो है ये हमारा विवेचक निकला है। अब यहाँ ध्यान समझना हमको, लेकिन ये विवेचक नहीं पूछा है, प्रतीक पूछा है। तो प्रतीक अब यहाँ पे कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, d का मान यदि 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक नहीं होता है, मतलब वो अवास्तविक होता है।
अच्छा हाँ बी से, हाँ सॉरी फॉर डेट, अगर डी जो है 0 से छोटा होगा, 0 से क्या होगा, छोटा होगा, जैसे कि यहाँ पे 0 छोटा करने का मतलब क्या होगा, माइनस में होगा, किस में होगा, माइनस में होगा, तो इसका जो प्रतीक होगा वो अवास्तविक होगा। क्या होगा, अवास्तविक। ऑप्शन में वास्तविक नहीं रहता है लिखा हुआ, अवास्तविक रहता है, ठीक है। तो ये चीजों को ध्यान में रखना है। तो जब डी का मान क्या हो, माइनस में हो, किसमें चला जाए, मतलब विवेचक अगर माइनस में निकले तो उसका मूल का प्रतीक क्या होगा, अवास्तविक। क्या होगा, अवास्तविक होगा, ठीक है। यदि डी का मान 0 हो जाता है तो उसका मूल जो होता है वो समान होता है और वास्तविक दोनों होता है, वास्तविक और समान दोनों हो जाएगा। यदि डी का मान हमारा प्लस में निकल जाए, किस में निकल जाए, प्लस में, मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी निकल जाए, तो समझना है कि उस डी का मान जो निकला है वो हमारा असमान भी होगा और वास्तविक भी होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा, वो आता है क्या, मूल निकालने के लिए बोलता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मूल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी रूट अंदर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी बाई 2a। अब यहाँ डी के जगह पे तो आप जो है आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac को लगा दीजिए और यहाँ पे 2a को लिख दीजिए। ये भी फॉर्मूला को सेट कर सकते हैं आप, चाहे तो डी निकाल के यहाँ पे डी का भी मान को पुट कर सकते हैं रूट अंदर में, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे ध्यान में इसको बना लीजिएगा, आगे का तो आप प्रोसेस जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हम आगे के क्लास में आपको ये कवर कर देंगे। और साथ में अगले क्लास जो अब हम लेने वाले हैं प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे 5 नंबर चैप्टर से आगे जो है आपका। इस प्रकार से हम सभी चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है वो हम आपका यहाँ पे कंप्लीट करा देंगे। और तो ठीक है प्यारे बच्चों, हम मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ में, बने रहे हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।